सबसे पहले सर आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ ये बताइए। राजनीति में प्रवेश करने की कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही किसी का मन होता है, लेकिन खून की राजनीति, खून में ही जिनकी राजनीति मिली हुई है, खून में ही जिनको समाज सेवा मिला हुआ है, उसको रोकिए या मत रोकिए, वो आएगा ही आएगा। सर आप एक संस्था के उप संस्थापक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, समाजवादी विचार मंच के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी विचार मंच को जो गठन किया गया, ये राजनीतिक के रूप देने के लिए गठन नहीं किया गया। समाजवादी विचार मंच का मतलब होता है कि जो समाज के हित में लगे रहते हैं, जो समाज की उत्थान की बात करे, जो समाज में नीचे तबके के लोगों को जो न्याय नहीं मिलता है या उनकी कोई दुख तकलीफ़ है, उनको कोई बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े जो हमारे एक तरह से कहा जाए कि राजा, एक तरह से कहा जाए राजा, वो नहीं सुनते हैं या उनको सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन उसका दुख दर्द तकलीफ़ कौन सुनेगा? उस चीज़ के सुनने के लिए, उसकी समस्याओं को समझने के लिए हम लोगों ने समाजवादी विचार मंच का गठन किया, जिसके अंदर अभी बहुत से सारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यकर्ता को हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो गरीबों के साथ लगे रहते हैं, या उनको जो समस्या होता है उनसे यदि समाधान नहीं हो पाता है तो वो हमारे तक पहुंचाते हैं। हमसे भी नहीं हो पाता तो हम ऊपर वाले को पहुंचाते हैं। सर वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है उसमें आप अपनी संस्था को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे कि एक समाज सेवी अन्ना हजारे जी, उन्होंने एक जन आंदोलन छेड़ा, लोकपाल के माध्यम से, अभी किसान के माध्यम से भी उन्होंने आंदोलन करेंगे रामलीला मैदान में। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनसे निकल के एक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी या कुमार विश्वास जी नेता बनेंगे और राजनीति में आएंगे और वो देश की दशा और दिशा बदलने की कोशिश करेंगे। तो इस बात पर तो कहना अभी असंभव है कि आगे क्या होगा। लेकिन ये प्लान है, उस तरह का अवसर मिले, देखिए हम भी राजनीति में प्रवेश करें। देखिए, मेरा जीवन दूसरे रास्ते पर चला हुआ है, और जब आप हकीकत जानेंगे तो आप सोचेंगे कि ये आदमी राजनीति में आना नहीं चाहिए, और यदि आना ही है तो पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो ये चीज़ अभी आप, मेरा योगदान कहाँ और किस क्षेत्र में है ये आप नहीं जान रहे हैं, और बताएंगे तो आप जानेंगे। तो लगे हाथ बता दिया जाए। देखिए, दर्शकों को सबसे पहले कि मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दुख से ही खेला हो, कूदा हो और जन्म लिया हो, उसी की दुख की अनुभूति और सुख की अनुभूति उसी को ही प्राप्त होती है। जिसने सारा जीवन सुख में बिताया हो उसको दुख नहीं पता चलता है। जनता की समस्या जो है वो किसको पता चलेगा? जिन्होंने वो गति, वो समस्या को देखा है, उसके साथ संघर्ष किया है, वही जनता की दुख दर्द को समझ सकता है, बाकी नहीं। अब रहा कि जिस तरह आप बोले कि आप अपने बारे में बता दीजिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक ऐसी जगह शिक्षा प्राप्त किए जहाँ का नाम सुन के भी आदमी हंसता था, और वहाँ जाने के लिए उस समय 2 घंटा पैदल जाना पड़ता था, ना कोई रास्ता था, ना कोई गाड़ी घोड़ा था,
और चलते रहिए। रास्ते में एक कुआं मिलता था, एक चापाकल मिलता था, जो कि बहुत दूर के बाद वही एक पीने का सहारा था। रात में जाने के लिए वो जगह नहीं था, दिन में ही जा सकते थे। और उनका नाम है, उस जगह का नाम है तीनटंगा दियारा। वैसे बिहार में 3 तीनटंगा है, एक तीनटंगा है, एक तीनटंगा दियारा है, और एक जो है एक पूर्णिया जिला में एक तीनटंगा है जो आलू के लिए फेमस है। और ये जो तीनटंगा है ये अपने भागलपुर ज़िला में, दोनों तीनटंगा भागलपुर ज़िला में, एक तीनटंगा है, एक तीनटंगा दियारा है। तीनटंगा दियारा में ही हम 7th तक, 7वां क्लास तक पढ़ाई किए, और 8वां में हम नौगछिया हाई स्कूल से, और 9th और 10th ये दोनों हमारी हुई भगवान हाई स्कूल गोगरी में। और इंटर हम किए बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय नौगछिया से। उसके बाद हमने जॉब लग गई, जॉब चले गए, सर्विस कर लिए, रिटायर हो गए 1 जनवरी 2011 में। और ऐसे जगह से रिटायर हो गए कि अब कहिए तो बहुत अच्छा, वही एक ऐसा सर्विस कहा जाए, सेवा कहा जाए, कि एक कहा जाए वो सेवा है, वो सर्विस नहीं है। हालांकि सर्विस का हिंदी में सेवा होता है, लेकिन लोग सर्विस को उपार्जन मानते हैं। लोग सर्विस को, हाँ, जॉब उपार्जन मानते हैं। लेकिन मैं उस जगह सेवा किया जिसको उपार्जन नहीं कह सकता है, वो उसको सेवा ही कहना पड़ेगा। अब सेवा जो है, पैर धोना भी सेवा है और देश की रक्षा करना भी सेवा है। तो मैं अपने लाइफ का 24 साल 2 दिन सेना में कोर ऑफ सिग्नल्स, जो कम्युनिकेशंस के लिए ही कोर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म अप किया गया था। ये अंग्रेज़ों के टाइम में फॉर्म अप हुआ, और 1911 में 15 फरवरी 1911 में इनको हम लोग रेजिंग डे मनाया करते थे सर्विस के दौरान, यानी उस दिन इसका जन्म हुआ। तो हम उसमें सर्विस किए, सेवा दिए। और सेना में सेवा देना, उसमें भी वायरलेस ऑपरेटर, मतलब पलक झपक गया तो ये देश झपक गया, पलक खुला है तो देश खुला है। वो अनुभव और अभी वर्तमान में जो आप समाज में रह रहे हैं, दोनों में अंतर है? आसमान ज़मीन का अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। वहाँ एक दूसरे का सहारा बनता है, यहाँ एक दूसरे का सहारा बनने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक दूसरे को पैर खींचने में रहते हैं, एक दूसरे को दुख दर्द देने में रहते हैं। वहाँ एक दूसरे को दुख दर्द देना नहीं चाहता है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहता है। सिर्फ पता चलना चाहिए कि उस आदमी की परेशानी क्या है। मैं अपना खुद अनुभव कह सकते हैं कि जब हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, और उसी टाइम मेरे फूफा जी भी एक्सपायर हो गए, दोनों एक ही टाइम में, एक ही दिन। फ़र्क इतना था कि एक घर में, एक हॉस्पिटल में, और मेरे फूफा जी को कोई संतान नहीं था, उनका देख रेख सब हम ही करते थे। तो वहाँ जैसे ही हमको टेलीग्राम गया, उस समय तो फ़ोन नहीं था, ये बात आप 89 की बात है, टेलीफोन उपलब्ध नहीं, टेलीग्राम गया। जैसे ही पता लगा कि एक्सपायर कर गया, तो कोई मेरा सामान क्लोज कर रहा है, कोई मेरा छुट्टी का एप्लीकेशन सेंक्शन करा रहा है, कोई आने के लिए वारंट जो है हमारा बना रहा है। और बहुत आदमी जो थे, 2-4 आदमी, कि इनके पास पैसा है कि नहीं है, उन्होंने हमको इकट्ठा करके उस समय, हाँ, आप सोच लीजिए कि उस समय हमारी 900 रुपया तनख्वाह थी, 900 रुपया, और मुझे उस समय 10,000 रुपया इकट्ठा करके दे दिया। आज भी याद है वो घटना। और रेलवे स्टेशन में रात को 10 बजे हमें मंडौर एक्सप्रेस में बैठा दिया, और हम कानपुर तक आए, और उसके बाद ट्रेन पकड़ के हम यहाँ पहुँचे। तो वो है एक हेल्प। और आज यहाँ हेल्प करने की तरीका क्या है? अगर आपके घर में कुछ हो जाता है
और आपके पास नहीं है, और सब यदि पता लग जाए कि इनके पास कुछ ज़मीन है, तो कहेगा कि पैसा नहीं है, लो मैं देता हूँ, लेकिन उसके बदले वो ज़मीन दे देना। वहाँ वो चीज़ नहीं, वहाँ भाव दिया जाता है, भाव लिया जाता है उसका। जो वहाँ का देखिए, वहाँ का जो परिवेश जो बनाया है, जो वहाँ का माहौल बनाया है, जो वहाँ की व्यवस्था बनाई हुई, वहाँ का जो भाईचारा बना हुआ है, वहाँ की सीनियरिटी जूनियरिटी बनी हुई है, वो अदम्य है, अलग है। हमारे जो यहाँ पर कहा जाए कि आरक्षी सर्विस हैं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो उस परिवेश में जो आज भी बहुत सब युवक हैं, कल हमारे पास आए थे एक युवक, सर हमको जाना है, कैसे जाएंगे, वहाँ की क्या है। तो देखिए, सेवा करना, पैसे के लिए सेवा करना सब, हालांकि उसमें भी पैसा है, ये नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले पेट है और उसके बाद ही देश सेवा है। देश सेवा पेट के बिना नहीं हो सकती। पेट भरेगा तभी आप देश सेवा कर सकते हैं। भूखे पेट में आप खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, आवाज़ लगाने किसी को लगा नहीं सकते हैं। तो पेट, लोग ऐसे प्राथमिकता तो है कि पहले पेट भरना, पेट भरने के साथ समाज सेवा करना, देश की सेवा करना, ये अलग है। और उस देश सेवा में जो सिखाया जाता है, जो उसको ढाला जाता है, एक तरह से कहा जाए कि लोहा को हम गला देते हैं, लोहा को गला देते हैं तो उसका जो है हम कढ़ाई बना देते हैं, कढ़ाई को गला देते हैं तो फिर दूसरा कोई रूप ढाल देते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन वहाँ बदलता नहीं है, लोहा ही कभी कढ़ाई बन जाता है तो कभी तावा बन जाता है, कभी कुछ बनता है। तो वहाँ परिदेश गलाना का नहीं है, मतलब उसको मल्टीपर्पज़ बनाया हुआ है। मतलब अभी आप मान लीजिए, जैसे मैं एक वायरलेस ऑपरेटर, तो वायरलेस ऑपरेटर तो मेरा काम है कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में जाना, काम करना, निकल जाना, जो उनका ड्यूटी है। अब बताइए कि हम यदि हमको वहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर ही हम काम करें तो बाकी कुछ और काम है। जब हम सीनियर बन गए तो हमको बोला कि नहीं, अब आप ये काम छोड़ दीजिए, आप ये काम कीजिए। तो उसके लिए अलग आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय वो आदमी अवेलेबल होगा। कहीं ना कहीं मैन पावर की भी शॉर्टेज होती है, तो वहाँ से उठा के उधर दे दिया। हम वहाँ भी, तो वहाँ जो है मल्टीपर्पज़ में तैयार किया जाता है हर आदमी को दुख दर्द जो क्यों मतलब कहते हैं, वहाँ का दुख दर्द में किसी को पता नहीं चलता है कि हमें दुख हुआ, लेकिन यहाँ के दुख में जरूर अनुभव हो जाता है कि दुख हुआ। एक भारतीय सेना के अधिकारी राजनीति में आते हैं, तो राजनीति को चुनने का क्या तात्पर्य था सर? राजनीति, भारतीय सेना के अधिकारी राजनीति में आते हैं तो सबकी, देखिए अब कोई चीज़ ऐसा है कि जो कि हम खोल के नहीं बोल सकते चैनल पर। 2-3 रैंक ऐसा है जो कि राजनीति में ही आता है। काहे कि राजनीति वहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा। उससे पहले तक जो है वो उसका अलग सिचुएशन होता है, उसके बाद अलग सिचुएशन हो जाता है। अच्छा। जैसे साधारण सी बात लेते हैं, आज हमारे जो पहले बेगूसराय के 93 में हमारे एसपी हुआ करते थे माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी। मैं उनको काफ़ी करीब से, जैसे आप हम बैठे हैं इस तरह से हम बैठ के बातचीत किए हुए हैं। 93 में वैष्णवी दुर्गा स्थान में, चट्टी रोड में, जब तक वो एसपी से डीआईजी तक रहे तब तक तो उनका डिपार्टमेंट था, और डीआईजी से ऊपर जाने के बाद वो राजनीतिज्ञ हो जाते हैं। तो आप इशारों से हम समझ गए होंगे कि सबकी यही है और यही चीज़ होता है। तो निकट भविष्य में आपकी सर क्या योजना है? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी समाज सेवा के तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं धीरे धीरे। काहे कि हम लोग किताब में पढ़े थे, कछुए की चाल से जो चलता है
मंजिल आसानी से मिल जाता है, लेकिन खरगोश की चाल में कहीं नींद लग जाता है तो फिर मंजिल नहीं मिलता है, बीच में रह जाता है। बीच में रह जाता है। तो अभी हम लोगों का या हमारे समाजवादी विचार मंच जो है, धीरे धीरे कछुए की रफ्तार में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, हमारे केवी स्टूडियो का जो ये मुहिम है, जिसके संस्थापक हमारे डॉक्टर रोशन जी हैं, कि हर क्षेत्र, साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सामाजिक, जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के अनुभवी लोगों को लाना और उनके संघर्ष की कहानी को बताना, जिसे आज आपने अपनी चर्चा की। इस बताने के पीछे भी एक उद्देश्य है कि युवा आपको सुने और प्रेरित होकर आगे बढ़े। तो ये एक मुहिम जो डॉक्टर रोशन जी के द्वारा लाया है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये मुहिम बहुत अच्छा है और इस मुहिम का मेन उद्देश्य जो है कि जो युवा भटकने की कोशिश कर रहे हैं या जो भटक गए हैं जी, उसको उसको वापस पूर्ववत स्थिति में लाने की एक मुहिम है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये मुहिम बहुत ही बढ़िया है और हमारा तो यही उद्देश्य है कि इस मुहिम को देख के यदि पूरा हिंदुस्तान ही बदल जाए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात तो कहते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम हो नहीं पाता है। और इस मुहिम से कम वसुधैव कुटुंबकम ना हो तो बेगूसराय के वसुधैव कुटुंबकम तो जरूर हो सकते हैं। निकट भविष्य में हम पुनः आपसे मिलेंगे सर। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जब मनुष्य ठान लेता है, अकेले रोशन जी का ये प्रयास हुआ, आज धीरे धीरे लगभग बेगूसराय के 500 से अधिक हर क्षेत्र के लोगों का अनुभव यहाँ प्राप्त हुआ। हो सकता है ये 5000 की भी संख्या जाए, 50,000 की भी संख्या जाएगी। और जब ये प्रेरणा की अभी एक छोटी सी धारा बही है सर, और जब ये मझधार बन जाएंगे तो युवा निश्चित रूप से प्रेरित होकर जो पिछड़ रहे हैं वो सही रास्ते पर आएंगे। देखिए, युवा को जो रास्ता जो भटके हैं, इनको भटकाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। युवा भटकते क्यों हैं? जब तक हमारा छात्र संघ था, स्टूडेंट फेडरेशन, तब तक तो ठीक था। जब इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, NSUI हो गया, आसपा हो गया और कुछ हो गया, वहाँ से ही भटकना शुरू हो गया। वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। यदि छात्र संघ एक था पूरे भारतवर्ष में, तो छात्र संघ एक ही रहना चाहिए। और आज युवाओं को, युवा कौन है? छात्र हैं। बिल्कुल। नौजवान कौन है? छात्र हैं। वो भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि भटकाने की कोशिश तो आपने शुरू की है, तो संभालने की कोशिश भी आप कर लीजिए। नहीं तो जिस दिन ये संभलेंगे फिर आपको संभलने का मौका नहीं देंगे। बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया सर। आप हमारे केवी स्टूडियो का अपना बहुमूल्य समय भी दिया। हम आशा करते हैं पुनः आपको जब भी अवसर मिले, हमारे केवी स्टूडियो को समय मिले। आपका बहुत बहुत आभार।